सेकंड श्यामचे बंधु प्रेम, बहुत सुंदर लेसन है, देखेंगे हम। साने गुरुजी हैं इसके लेखक और उनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। उनका जन्म 1899 में और उनकी मृत्यु 1950 में हुई। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक स्टोरी की तरह मैं आपको ये लेसन समझाऊंगी। मराठी में रीड करते हुए हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए ये साने गुरुजी ने लिखा हुआ है। साने गुरुजी बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं मराठी के और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास, कादंबरी यानी उपन्यास वगैरह लिखे हुए हैं। और उनकी जो लेखनों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो श्यामची आई है, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहे। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे आणि ये जो पाठ है, ये जो लेसन है वो किस में से लिया हुआ है? श्यामची आई इस पुस्तक से लिया हुआ है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। अब इस लेसन में उन्होंने हमें क्या बताया, लेखक ने क्या बताया है? तो इसमें जो एक कैरेक्टर हैं वो श्याम नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये जो श्याम है उनके मन में, श्याम के मन में अपने भाई लोगों के लिए कितना प्रेम और आदर था ये इसमें दिखाया गया है। उसी तरह उनकी माँ ने उन बच्चों को क्या सिखाया, अपने जीवन में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसका भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। चलिए अब हम लेसन देखते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। अभी देखिए स्कूल कब खुलते हैं? मई महीने की छुट्टियां ख़त्म होते ही। उसी तरह मई महीने की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और यह लेखक जो है दापोली में पढ़ाई करने के लिए वापस आए। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला, स्कूल शुरू हो गए, वैसे ही बारिश भी शुरू हो जाती है ना। जैसे ही जून महीना लगता है तो स्कूल भी शुरू होती है, साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है ना। तप्त जमिनीला मेघ शांतवू लागले। तप्त ज़मीन मतलब बहुत जो गर्म ज़मीन होती है, गर्मियों की वजह से ज़मीन भी बहुत गर्म हो जाती है। ऐसे समय में जब पानी आता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? मेघ। तो जो बारिश होती है उसकी वजह से वो जो गर्म हुई ज़मीन है वह भी एकदम शांत, ऐसा लगता है जैसे वो तृप्त हो गई है, बहुत प्यासी थी और अब उससे पानी मिल गया है। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। और ऐसी ही बहुत तपी हुई उस ज़मीन पर जैसे ही पानी गिरा और खूब सुंदर सा, मतलब सुंदर खुशबू आने लगी। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। अब जब नया नया बारिश शुरू होती है ना, नई नई बारिश शुरू होती है तो जब मिट्टी पर पानी गिरता है तो उसकी खुशबू हमें सौंधी सौंधी आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। उसी तरह से वहाँ पर भी हमें लेसन में दिखाया गया है। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। और ऐसे समय में बहुत सुंदर खुशबू आने वाली ज़मीन जो है उस समय हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। फुला फळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्या स्फोटातला। अभी जो हमको फल फूल उस समय मिलते हैं बारिश आते ही, या फिर जब भी हमें फूल और फल दिखाई देते हैं या जो भी बाहर आती है उनकी, तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी के अंदर से निकली हुई वह खुशबू है और वही स्वाद है। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदरासाठी हट्ट धरून बसला होता। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब दापोली के लिए लेखक निकल रहा था तो उसको रास्ते में उसने निश्चय किया, मतलब घर से निकलते समय एक निश्चय किया कि क्या निश्चय था वो, कि उसने एक दिन घर में सुना था, क्या सुना था कि जब छुट्टियों में वो घर पे थे तो उसे एक दिन ऐसा सुनाई दिया कि उनका छोटा भाई बोल रहा है कि मुझे नया शर्ट चाहिए। सदरा म्हणजे नवीन सदरा म्हणजे नया शर्ट चाहिए। और हट्ट धरून बसला मतलब उसने जिद की कि मुझे तो नया आज शर्ट ही चाहिए। उस समय
त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, उस समय उनकी जो माँ रहती है वो उन्हें समझाती है, उस बच्चे को समझाती है कि तुझे अन्ना दादा मोठे होतील, अन्ना दादा मतलब बड़ा भाई, जब तुम्हारे बड़े भाई बड़े हो जाएंगे, रोजगारी होतील, मतलब उन्हें कुछ काम धंदा मिल जाएगा, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, तब तुझे वह 6 महीने में एक नया शर्ट जो है वो सिलवा कर देंगे। ऐसा कौन समझा रहा है? माँ समझा रही है। किसे? लेखक के छोटे भाई को। मित्रांनो, आता नको हट्ट धरू. अभी ये माँ उसे समझा रही की अभी तू जिद मत कर. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. अभी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि देखो, जब हम छोटे थे ना, तब हमें कपड़ों के बारे में इतना जो फैशन था वो किसी को मालूम नहीं था उस समय. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. म्हणजे कोट क्या होता ये भी मालूम नहीं था किसी को. कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळवायचा. और ऐसे समय में 1-2 साल में ही उन्हें शर्ट मिलता था. वो 1 साल 2 साल में एक बार शर्ट मिलता था. कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळवायचा. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जायचे. और जब बहुत ठंडी लगती थी ना उनको, तब ऐसे समय में जो धोती होती है ना, उसकी 4 घड़ी करके उसे ही अपने शरीर पर लपेट कर बांध लो, गले में बांध लो, यानी स्वेटर जैसे. और मफलर तो थे ही नहीं, जैकेटें न होती, गरम कोट न होते. मतलब उनके पास स्वेटर, मफलर, जैकेट, गरम कोट कुछ भी नहीं था. और शर्ट भी मिलता था तो साल 2 साल में एक बार मिलता था. ठंडी आती थी तो जो धोती होती थी उसी को 4 घड़ी करके बांध लेते थे गले में और निकल जाते थे. इस तरह का जीवन उनका था. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. अब इनका लेखक का जो छोटा भाई था, धाकटा भाव मतलब छोटा भाई, उसका सदरा मतलब शर्ट फाटला होता, मतलब फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. अब देखो, गाबड्या मीन्स बोलते हैं ना हम लोग, जो पैच करते हैं छोटे छोटे, जैसे जहाँ फट जाता है वहाँ पर कपड़ा लगाकर पैच कर देते हैं. तो ऐसे 2-3 पैचेस शर्ट पे लगे हुए थे. किसने लगाए थे? वो माँ ने. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यायचा असे मी ठरवून आलो होतो. अभी लेखक ने क्या निश्चय किया कि मैं यहाँ से जब लौटूंगा अपने गांव में वापस, अपने घर पे वापस, तो अपने छोटे भाई के लिए नया शर्ट, नया कपड़ा सिल कर ले जाऊंगा. ठरवून आलो होतो मतलब निश्चय किया उसने. परंतु पैसे कुठून आणायचे? अभी उसको यह प्रश्न था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा. आगे देखिए. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. और ये लेखक के जो वडील थे यानी पिताजी थे, कोर्ट कचेरी के काम से दापोली में आते रहते थे. वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. और जब भी लेखक दापोली में पढ़ते थे, तो जब भी उनके पिताजी वहाँ पर आते थे, तो उस समय देखो आने चलते थे, है ना, पैसा जो 1 आना 2 आना ऐसा चलता था. तो उस समय 1 आना या 2 आने उन्हें खाऊ के लिए, मतलब कुछ भी थोड़ा स्नॅक्स वगैरह खा लें, इसके लिए उन्हें जेब खर्च के लिए देते थे. खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. लेखक ने क्या निश्चय किया कि ठीक है, अभी मुझे खाऊ के लिए पैसे मिलते हैं, स्नॅक्स के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो मैं खर्च नहीं करूँगा. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. गणेश चतुर्थीला 3 महिने होते. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यायचा असे मी मनात निश्चित केले. अभी देखो, ज्येष्ठात आमची शाळा शुरू झाली. ज्येष्ठ महीना लग गया था और इनकी स्कूल शुरू हो गई थी. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते, मतलब गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार आता है ना, उसमें अभी 3 महीने थे. उस समय में, उस महीनों में उसने क्या किया कि जितने भी खाऊ के पैसे थे वह जमा किए. मतलब उन्होंने सोचा कि जमा कर लूँगा मैं, और गणेश चतुर्थी पे फिर अपने भाई के लिए नया शर्ट सिलकर लेकर जाऊंगा, ऐसे उसने मन में निश्चय किया. सदरा शिवून न्यायचा म्हणजे लेकर जाऊंगा.
ध्येयावर डोळे होते। ध्येयावर म्हणजे उन्होंने एक निश्चय किया, उन लेखक ने एक निश्चय किया कि ये मेरा अभी ध्येय है, यह मेरा निश्चय है, और उसी पर उन्होंने नज़र रखी। डोळे होते, ध्येयावर डोळे होते मतलब अपने निश्चय पर उन्होंने की नज़र थी। रोज़ पैसे मोजत होतो, रोज़ वो पैसे गिनते थे। मोजना मतलब गिनना। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली और गणेश चतुर्थी का त्यौहार पास में आ रहा था। मत जवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते। अब लेखक के पास कितने पैसे जम गए थे? 1 रुपया और 2 आने। गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात। अब जब ये त्यौहार आते हैं तब सब नए कपड़े पहनते हैं ऐसा, या फिर नए कपड़े सिलवाते हैं ऐसा लेखक यहाँ बता रहे हैं। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल? अभी माझ्या भावाला मी शिवून देईल। अभी लेखक सोच रहे हैं कि जब ये गौरी गणपति का त्यौहार आएगा ना, तो गांव के सभी बच्चों के माँ बाप उनके लिए, माता पिता उनके लिए कपड़े बनवाएंगे, नए कपड़े लाएंगे, पर मेरे भाई के लिए कौन लाएगा? तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने भाई के लिए ये ले जाऊंगा। मी शिंप्याकडे गेलो। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। अब लेखक क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मेरे पास इतना पैसे जमा हो गए हैं तो वो कहाँ जाते हैं कि शिंप्याकडे। शिंपी मतलब दर्जी के पास, टेलर के पास। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो और अपने भाई की उम्र का एक लड़का वो दर्जी के पास नाप देने के लिए लेकर जाते हैं। त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। और क्या बोला दर्जी के पास जाके कि इस नाप का एक कोट सिल के दो। 2 वार कापड़ घेतले, और उस समय वार से कपड़ों को नापा जाता था। वार ये नापने का, जैसे आज हम टेप से नापते ना, इंच टेप वगैरह होते हैं, पहले वार चलता था, तो उस वार से उन्होंने उस कपड़े को लिया। कितने वार कपड़ा लिया? 2 वार। अर्धा वार अस्तर घेतले और उसमें लगाने के लिए अस्तर का कपड़ा लिया। कितना लिया? वो अर्धा वार। कोट तयार झाला। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। देखिए, उसने वो कपड़ा लेकर दर्जी के पास दिया, तो कोट दर्जी ने रेडी करके दिया, टेलर ने वो रेडी करके दिया, और जितने उनके पास पैसे थे उसमें सब वो खर्च मतलब हो गए, और नया कोट उन्हें मिल गया। वो लेकर जैसे ही उन्होंने उस कोट को हाथ में लिया तो उस लेखक के जो आंखें थी बहुत भर आईं। अश्रूंनी न्हाले मतलब आंखें भर आईं, रोना आ गया उन्हें। मी घरी जाण्यास निघालो। अब वो लेखक घर जाने के लिए निकल पड़े। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस। अभी देखिए, अब उस समय वह पैदल जाने का था, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता था कि जाएं या वाहन से जाएं या ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। तो जिसके पास जो लेखक रहते थे तो वो लोगों ने उससे समझाया कि तुम अभी बहुत बारिश हो रही है तो तुम अभी मत जाओ। पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस मतलब बहुत बारिश हो रही है इसलिए मत जाओ। नदी नाल्यांना पूर आले असतील, और उन्हें समझाया कि नदी नालों में बाढ़ आ चुकी होगी। पिसईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल। अब ये नाव है, पर्या मतलब क्या होता है? नाले होते हैं, ओढ़ा या नाले बोलते हैं ना जिसे, छोटे छोटे झरने नाले। तो ऐसे 2 थे वहाँ। एक पिसईचा पर्या मतलब पिसई नाम का एक नाला होगा, और सोंडेघरचा पर्या मतलब सोंडेघर नाम का भी एक नाला है। तो उसमें उतार नस्ल मतलब वो भी बाढ़ से लबालब भरे होंगे, पानी से लबालब भरे होंगे, उसमें पानी का उतार होगा ही नहीं। इसलिए उसे वह समझा रहे हैं पड़ोसी कि तुम मत जाओ। आमचे ऐक, ऐसे पड़ोसी बोल रहे हैं कि जिनके पास वो रहता था वो समझा रहे हैं कि भाई हमारा सुनो, तुम अभी मत जाओ, नालियों में बहुत पानी आया होगा, तो तुम कैसे जाओगे? मी कोणाचे ऐकले नाही, लेकिन यहाँ लेखक को चैन नहीं थी। वो तो निकलने के लिए तैयार हो गया। हृदयात प्रेम पूर आला होता, और हृदय में क्या आया था? प्रेम का पूर, मतलब प्रेम की बाढ़ आई हुई थी। तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीक घालणार। अब प्रेम की बाढ़ के आगे नदी नालों की बाढ़ थोड़ी ना काम करती है ना। इसलिए लेखक को ऐसा लगा। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो। पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो। और नवीन कोट उन्होंने लिया लेखक ने, और पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो। उससे लग रहा था अगर मुझे पंख होते तो मैं उड़ के चला जाता।
चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते और फटाफट फटाफट चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते, मतलब चल भी रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं चल रहा हूँ, मेरे हाथ पैर दुख रहा, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। सुख स्वप्ना दंग हो, तो सुख स्वप्न मतलब उन्हें तो बच्चे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊँ, अपने छोटे भाई से मिलूँ, अपनी माँ से मिलूँ, बस यही सुख स्वप्न में वह दंग थे, मतलब उसमें ही वह उसी में वो गुंथे जा रहे थे। आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे। देखो ऐसे जो सांप का एक प्रकार है उसको नानेटी कहते हैं। वो एक आई और जल्दी से उनके सामने से, उस लेखक के सामने से एकदम भागती हुई गई। तिचा हिरवा रंग असतो और नानेटी उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। नानेटी उड्या मारत जाते, मला ज़रा भीती वाटली, जपून चालू लागलो और जैसे ही उसने देखा कि वह सांप जैसा ही एक प्रकार का स्नेक है और वही भागे चला जा रहा है, तो वो एकदम थोड़ा सा डर गया और फिर धीरे धीरे चलने लगा। पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता। पिसईचा पर्या मतलब अब यहाँ पर वो जो नाला है पिसई वाला, वो दुथडी मतलब एकदम भर भर के ऊपर तक बह रहा था। त्याचा पाण्याला ओढ फार होते, काय करायचे, और उसमें पाण्याला ओढ होते मतलब बहुत तेज़ी से लहर मार मार के वह पानी बह रहा था। इतना जोर था उस पानी में। अब लेखक को प्रश्न हुआ कि अब मैं क्या करूं। आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात, और अब माँ का नाम लिया और वह पानी में घुस गया। शिरलो मतलब पानी में चला। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकावायची व मग पाऊल टाकवायचे। अब उन्होंने क्या ठहराया कि एक हाथ में लकड़ी ली और आगे लकड़ी डालना, फिर आगे पाऊल टाकायचे मतलब पैर आगे बढ़ाना। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो। ऐसा लग रहा था कि अब वह बह जाएगा। वाहून जाने मतलब बह जाने के, परंतु कसा बसा बाहेर आलो, लेकिन कैसी तरह से वह बाहर आए। इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडविल। मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो। देखो जिस तरह से लेखक ने अपना उत्साह किससे कंपेयर किया है, नाले से। क्यों, नाला जितनी उत्सुकता से बह रहा था उतनी उत्सुकता मुझे भी अपने घर वालों से मिलने की थी। धावपळ करीत होतो त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। वो नाले का जो पानी ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत भर के, उसका हृदय बहुत भर के आया है। ठीक उसी तरह इस बच्चे को भी लग रहा था कि मेरा भी हृदय, मेरा भी मन बहुत भर गया है। रस्त्यातील खडी वर आली होती, सुयांसारखे दगड पायांना खोपत होते। अब रस्त्यातील खडी मतलब जो रस्ते में छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, कंकड़ पत्थर, वह एकदम सुई की तरह लेखक के पैर में लग रहे थे। खुपत होते मतलब लग रहे थे, टूच रहे थे, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते। लेकिन लेखक का वहाँ पे लक्ष्य नहीं था, यानी वहाँ पर उसका ध्यान नहीं था। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला। वह जल्दी जल्दी अपने पैर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया। कडाड कडाड आवाज़ गरजत होते, विजा चमचम करत होत्या। बिजली का आवाज़ कैसा आ रहा था, बिजली चमक रही थी, उसका आवाज़ कड़ 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 इस तरह से आ रहा था। खड़खड़ पानी वाहत होते और पानी भी बहता चला जा रहा था ज़मीन पे से। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो, और इस तरह से पंचमहाभूत मतलब जहाँ पृथ्वी आकाश पानी सभी मिल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, ऐसी जगह से वह चले जा रहा था। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो, और इस तरह से वह घर पहुंचता है। ओला चिंब होऊन गेलो होतो, आई, मी बाहेरून हाक मारली। ओला चिंब होऊन गेलो होतो मतलब पूरी तरह से भीगना। ओला चिंब होने ने पूरी तरह से भीग जाना। और उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, हाक मारना मतलब आवाज़ लगाई। आई, अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ। हवेत फार गारठा आलेला होता। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। अभी हवेत फार गारठा होता मतलब बहुत ठंड पड़ रही थी। गारठा यानी ठंड, बहुत ठंडा वातावरण था। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। अभी शाम हो चुकी थी, इसलिए ठंडा वातावरण था, तो माँ ने भी क्या करा था कि
सिगड़ी जलाते हैं ना, पुराने टाइम में कोयला जलाते सिगड़ी में, तो वो सिगड़ी में के जो कोयले जले हुए थे अच्छे गरम गरम, वह उन लोगों को सेकने के लिए दिए थे। अण्णा आला आई अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। अभी जैसी आवाज़ सुनी वैसी वो बच्चा अंदर से बोलता है अण्णा आला आई अण्णा, मतलब बड़े भाई आ चुके हैं। ऐसे करके वह ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और दोनों भाऊ फिर मिलते हैं। इतक्या पावसातून श्याम कशा आलास, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागली। अब माँ एकदम से पूछती है इतना पानी गिर रहा है श्याम, तू कैसे क्यों आया, सारा भिजलास ना, और अभी तू पूरी तरह से भीग गया ना। सोंडेघरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले। अब पिताजी पूछने लगे तू इतने दूर से आ रहा है और वहाँ नाले भी हैं, तो क्या सोंडे घर वाला जो नाला है उसमें पानी नहीं था क्या, ऐसा पिताजी ने पूछा। हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटलं। अब वो बोलता है की हाँ होता तो पानी तो था, लेकिन मैं कैसे भी करके आ गया। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो, त्यातून वडील म्हणाले। आता उसके पिताजी बोल रहे हैं देखो कि उस दिन एक औरत वहाँ उसमें से बह गई, ऐसे पिताजी ने बताया। बरे ते कपडे काढ, कढत पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली। अब माँ ने बोला कि अब ये सब कपड़े निकाल और अच्छे गरम गरम पानी से तू नहा ले, आंघोळ कर मतलब नहा ले। मी आंघोळीस गेलो, धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले। जब घर में कोई आता है ना बाहर से मेहमान, तो बच्चों को अपना कोई भी रिश्तेदार हो जब आता है तो बच्चों को उत्सुकता लगती है ना, बाहर से कोई आया है तो क्या लाया होगा, हम तो फटाफट थैली वगैरह झाँकने लगते हैं। उसी तरह छोटा भाई भी ये बड़े भाई की जो गठरी थी छोटी सी, वह खोलने लग गया। लहान मुलांना सवयच असते है ना, छोटे बच्चों को आदत ही होती है, त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल, उन्हें लगता है कि हमारे लिए कुछ लाया होगा। परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार। मी गरीब होतो, लेकिन ये लोग तो बहुत गरीब थे, इसलिए ये भाई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए क्या ला सकता था, कौन सा खाऊ ला सकता था, कौन से खिलौने ला सकता था, कौन सी रंगीन पुस्तक ला सकता था, क्योंकि वह तो बहुत गरीब था। परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले, लेकिन छोटे भाई को उस गठरी में कुछ मिला। त्यात कोट सापडला, नवीन कोट। तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। लेकिन उसमें क्या था, नया कोट था। वो नया कोट नहीं था, लेकिन एक अंदर से प्रेम से निकलने वाला, हृदय से निकलने वाला एक प्रेम था, और अपनी माँ की सिखाए हुए संस्कार थे। अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे, धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला। अब वो बड़े भाई के पास से छोटा भाई आता है, धाकटा भाऊ मतलब छोटा भाई, आकर पूछता है कि अण्णा ये नवीन कोट किसके लिए, नया कोट किसके लिए, ये छोटा सा कोट किसका है। मग सांगेन घरात जा घेऊन, मी म्हटले। मैंने बोला, मतलब वो अन्ना दादा बोलता है कि मैं बोलता हूँ तू अंदर जा, घरात जा घेऊन, तू घर में लेकर जा। आई, हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय, होय आई। अब वो धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। वो छोटा भाई अपनी माँ से पूछता है, देखो माँ ये कोट है नया, ये अन्ना दादा के शरीर का तो नहीं लगता है, उनके नाप का तो नहीं लगता है, ये मेरे लिए ही लाया होगा। आईने कोरडे धोतर दिले, मी चुलीजवळ शेकत बसलो। अब पोंछने के लिए, शरीर पोंछने के लिए माँ ने क्या दिया, कोरडे धोतर मतलब सूखी हुई धोती दी। मी चुलीजवळ शेकत बसलो, और ये अन्ना दादा जो था, लेखक जो था, वह चूल्हे के पास अपने आप को सेकने के लिए बैठ गया, गर्म आँच के पास बैठ गया। आई म्हणाली, श्याम, हा कोणाचा कोट। आई पूछती है, माँ पूछती है कि श्याम ये किसका कोट है। मोरू जोशांकडे का रे द्यायचा आहे, कापातल्या मुकाने पाठवला असेल, वडील म्हणाले। अब पिताजी को लगा कि भी अपने पास में कोई रहते होंगे तो उनके लिए लाया होगा, उनके जो रिश्तेदार होंगे उन्होंने भिजवाया होगा। तो मोरू जोशांकडे का रे द्यायचा आहे, एक जोशी होंगे कोई मोरू जोशी, क्या उनके यहाँ देने का है क्या ये। नहीं, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। और वो बोलते हैं अन्ना दादा कि मैंने ये पुरुषोत्तम के लिए सिलकर लाया हुआ है। पैसे रे कुठले, पैसे रे कुठले, कोणाचे कर्ज काढलेस,
का फीचे दवडलेस, वडिलांनी विचारले. एकदम से पिताजी ने पूछा, अरे तूने कोट तो सिलकर लाया है, लेकिन पैसे रे कुठले, कहाँ से पैसे लाए तूने? कोणाचे कर्ज काढलेस? किसी से कर्ज लिया क्या तूने? या फिर फ़ी के जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो तूने यूज़ किए, उसका उपयोग किया? कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? किसी के पैसे तो नहीं लिए ना तूने? आई ने कातर स्वरात विचारले. एकदम माँ ने एकदम जोर थोड़ी ऐसे गुस्से वाली आवाज़ से पूछा कि किसी के पैसे को हाथ तो नहीं लगाया ना तूने? आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चले नाहीत मी म्हटले. अब ये अन्ना दादा जो लेखक है वो बोलते हैं कि मैंने ना कर्ज लिया है, ना मैंने चोरी की है, ना फीस के पैसे खर्च किए हैं. मग उधार का शिवून आणलास? श्याम वडिलांनी विचारले. अब पिताजी पूछते हैं, फिर तूने उधार में सिलकर लाया है क्या? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमवले. गेल्या 2-3 महीन्यांचे सारे जमवले, त्यातून हा कोट शिवून आणला. अब बच्चा वो अन्ना दादा बोल रहा है, वो लेखक बोल रहा है कि देखो, मैं भाऊ मतलब अपने पिताजी को भाऊ बोलते थे. तो बोले कि तुमने मुझे खाऊ के लिए पैसे दिए थे, आने 2 आने आप देते रहते थे, तो मैंने क्या किया, वो जमा किए और 2-3 महीने के सारे पैसे मैंने जमा किए. त्यातून उसमें हा कोट शिवून आणला, उससे मैंने ये कोट सिलवाया है. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा. पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का, मी म्हटले. देखो अभी वो कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं अपने माँ पिताजी को कि आप हमें समझाते थे ना कि माँ तुम हमेशा छोटे भाई को बोलती थी कि जब तेरा अन्ना दादा बड़ा हो जाएगा तो तेरे लिए नया कोट सिलवा कर लाएगा या सिलवाएगा तेरे लिए. तो मैंने पक्का निश्चय किया, मनात ठरवले, मैंने मन में निश्चय किया कि येताना कि जब मैं आऊँगा तो त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा, तो मैं उसके लिए नया कोट लेकर आऊँगा. और पुरुषोत्तम को कहता है कि देख, पहन के देख, तुझे अच्छा आता है क्या? अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही. आई बघ. पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. वो छोटा बच्चा पुरुषोत्तम बहुत खुशी में चिल्ला रहा है, अपनी माँ को, अपने भाई को बता रहा है कि देखो कितना सुंदर आ गया है मुझे कोट, और आतला ही खिसा मतलब अंदर भी, कोट के अंदर भी जेब है, उससे मैं अपनी उसमें पेंसिल रखूँगा जिससे वो घूमेगी नहीं, हरवणार नहीं मतलब गुम नहीं होगी. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला. अब देखिए, जैसे ही अन्ना दादा ने अपनी माँ को सारी बातें बताई तो वह बहुत गहीवर आई, मतलब उनका जी भर आया, एकदम उन्हें खुशी के आंसू आ गए. ती म्हणाली, श्याम, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास. हो, हेच प्रेम बाळांनो, पुढेही ठेवा. अब माँ एकदम मन भर के आ गया माँ का, और क्या समझा रही है कि श्याम, तू उम्र से मोठा नहीं हुआ, वयाने मोठा नहीं मतलब तू उम्र से मोठा नहीं, बड़ा नहीं है, पैशाने मोठा नहीं, तू पैसे से बड़ा नहीं है, शिकून मोठा नहीं, तू पढ़ संवर के मोठा बड़ा नहीं बना है, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो, और आज तू मन से बहुत बड़ा हो गया है. हेच प्रेम बाळांनो, पुढेही ठेवा. और मेरे बच्चों, यह जो प्रेम है तुम्हारा, यह जो प्यार है, आगे भी अपने पास इसी तरह से रखना. या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला, और इस प्रेम पर, इस प्यार पर किसी की भी नज़र ना लगे. वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला और पिताजी ने भी अन्ना दादा के पीठ पर हाथ फेरा. ते बोलले नाहीत, त्या हाथ फिरवण्यास सारे बोलने होते. उन्होंने हाथ फिराया मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हाथ फिरा कर वह उन्हें, उस बच्चे को, उस अन्ना दादा को शाबाशकी दे रहे हैं. सारा स्मृति होत्या, और यह सब चीज़ें उन्होंने अपनी स्मृति में, अपनी सोच में रख ली. तो इतनी सुंदर यह लेसन है. और देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वह भी मैं आपको समझा देती हूँ. शब्दार्थ है स्वाद मतलब चव, मतलब स्वाद आना अपने को. रोजगारी होणे मतलब काम धंद्याला लागणे, मतलब कुछ भी काम करना. गाबड्या मतलब ठिगळ,
कापड फाटल्यावर त्या ठिकाणी लावलेले दूसरे कापड़, मतलब जब हम पैचेस लगाते हैं ना, अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो उसके ऊपर हम पैच लगा देते हैं, तो उसको हम गाबड्या बोलते हैं। डोळे अश्रूंनी न्हाणे मतलब डोळ्यातून अश्रू ओघळणे, मतलब आँखों से पानी बहना। पर्ह्या मतलब ओढ़ा, ओढ़ा या नाला, उसको पर्ह्या बोलते हैं। दुथड़ी भरून वाहने म्हणजे पूर्ण भरून वाहने, मतलब ऊपर तक बहना, ऊपर तक भर जाना। पंच महाभूते पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिलाकर पंच महाभूत होते हैं, यानी ये पंच तत्व होते हैं। फलद्रूप यानी फळाला आलेली, मतलब कोई काम हम करते हैं और उसका जब हमें रिज़ल्ट मिलता है ना तो उसे फलद्रूप कहते हैं। दवडणे मतलब वाया घालवणे, मतलब खराब करना। स्मृति मतलब आठवणी। तो ये आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पहली प्रार्थना और दूसरा श्यामचे बंधु प्रेम, इसका मैं स्वाध्याय आपको दूंगी। मेरे चैनल के जितने वीडियोस हैं उसमें आपके जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसे आप फॉलो कीजिए। शिव अनुजा इस नाम से जो ये चैनल है उसे आप फॉलो कीजिए। उसमें मैंने आपको जो जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उस सब्जेक्ट्स के हर लेसन और हर लेसन के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं।